वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि बहुपद कैसे लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए, मैं एक उदाहरण लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल 3x + 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर मैंने न्यूमेरल नंबर भी लिखा है, गणित अंक की संख्याएं भी लिखी हैं, 3 है, 5 है, और उसके साथ अल्फ़ाबेट भी लिखा है x। तो यहाँ पर जो ये दोनों ही चीज़ें हैं, यहाँ ये x और यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें जो दी हुई हैं 3 और 5, ये दोनों ही तरह की जो क्वांटिटी हैं 3, 5 और यहाँ पर ये x। तो इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जो संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उन्हें कांस्टेंट नंबर कहा जाता है, और कांस्टेंट नंबर को अचर पद कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें x की, तो जो x की जैसी संख्याएं होती हैं उन्हें वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल कहा जाता है जिन्हें हम चर संख्या कहते हैं, तो चर पद कहा जाता है उन्हें। जो कांस्टेंट नंबर हैं वो हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम एक चीज़ जानेंगे, जो कांस्टेंट नंबर हमारे होते हैं, जो अचर पद होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे C belongs to R। तो हम यहाँ इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो हमारे कांस्टेंट नंबर हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल जो हमारे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जो वेरिएबल हैं वो बिलोंग करते हैं अल्फ़ाबेट से। ये अल्फ़ाबेट से बिलोंग करते हैं। ये x, y, z, या फिर हम कहें x, y, z, a, b, c, या फिर p, q, r, कुछ भी हो सकते हैं ये, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो हम यहाँ जिन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं क्वेश्चन में, वही हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल होंगे उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखिए, एक ऐसे समीकरण जिनमें जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी यदि अधिकतम घात हमें 1 दी हुई हो तो उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ अधिकतम घात जो है वो 1 रहेगी, और द्विघात जो समीकरण होंगे हमारे, द्विघात समीकरण में जो अधिकतम घात है वो 2 होती है। त्रिघात समीकरण में जैसा कि नाम दिया हुआ है, इनका जो नाम है वो भी इनकी घातों के हिसाब से ही दिया हुआ। तो त्रिघात समीकरण में 3 घातें होंगी, और यहाँ लास्ट में दिया हुआ है हमें n घातीय समीकरण। n घातीय समीकरण में क्या होता है, यहाँ पर यदि हमें किसी समीकरण की घात, अधिकतम घात 4 दी हुई है, या फिर 5, 6, 7, इस तरह से कितनी भी अगर हमें घात दी हुई है तो उसे हम n मान सकते हैं। तो इसकी n घातें होंगी। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक एक उदाहरण देखेंगे। जो हमारे रैखिक समीकरण हैं उन्हें हम लिख सकते हैं जैसे 2x + 1, या फिर हम कहें जो x का गुणांक है, x के साथ जो संख्या दी हुई है गुणांक में, और एक संख्या में दी हुई है यहाँ पर, इसे ये अचर संख्या है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ax + b। तो यहाँ रैखिक समीकरण जो हमारे पास होगा उसकी स्ट्रक्चर में ax + b होता है। x के गुणांक को a कहा जाता है, और जो अचर पद होता है या फिर अचर संख्या जो होती है उसे b कहा जाता है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर संख्या को c कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2x² + 3x + 1। तो ये एक इसका उदाहरण है। अब इसके बाद त्रिघातीय समीकरण पर आते हैं। तो त्रिघात समीकरण में ax³ + bx² +
सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब के गुणांक को a, एक्स स्क्वायर के गुणांक को b, x के गुणांक को c और कांस्टेंट नंबर को d कहा जाता है। तो इसका जो समीकरण बनने वाला है वो इस तरह से हो सकता है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इस तरह से हो सकता है। n घातीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर n घातीय जो समीकरण होगा, घात 4 दी हुई है, ये हम 4 का समीकरण देख लेते हैं। तो 4 के समीकरण में सबसे पहले a ही रहेगा और उसके बाद x की घात आ जाएगी, जो भी हमें घात दे रखी है। अगर 4 दे रखी है तो यहाँ 4 होगी, फिर उसके बाद b आएगा, फिर x की घात 3 हो जाएगी, फिर c होगा, x की घात 2 होगी, प्लस d होगा, x की घात 1 होगी, उसके बाद e हो जाएगा और इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ हम जो n घातीय समीकरण होगा उसमें x की nth पावर हो यदि हमें, तो उसकी जो घात है वो n होगी और उसका गुणांक a होगा। तो इसे भी कुछ इस तरह से लिखेंगे, a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 एंड c x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लास्ट में जो भी हमारा अल्फाबेट होगा। अब यहाँ जो गुणांक होगा वो कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद x की पावर यहाँ आएगी 1 और उसके बाद यहाँ लास्ट में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो उसे भी हम इक्वल टू 0 ही लिखेंगे। तो ये हमारी लास्ट जो n घातीय समीकरण है उसका स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से इन पॉलिनोमियल या फिर हम बहुपद की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद में अब हम जानेंगे कि इनके सवाल कैसे होते हैं और इनके बारे में एक बार फिर से भी देखेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यांक के बारे में। तो यहाँ हम जान लेते हैं पहले कि शून्यांक क्या होता है। शून्यांक का मतलब होता है कि एक ऐसा मान जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं, हमें उन समीकरणों के लिए, या फिर हम बात करें किसी एक समीकरण की, तो यहाँ जो हमें पहला समीकरण दिया वो है 4x प्लस 2 बराबर 0। तो इस समीकरण के लिए हमें एक ऐसा मान निकालना है जिसका मान रखने के बाद, यहाँ x की जगह पर हम उसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर उसका मान रखने के बाद में इस समीकरण का मान 0 हो जाए। तो उसे हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसे लिखते हैं 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 4x एक साथ लिया हुआ है और उसके बाद प्लस 2 है, तो अगर प्लस 2 को हम इधर ले जाएं तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब इसके बाद में x का मान निकालना है हमें। तो यहाँ हम जानते हैं जो 4x है तो इसका मतलब है 4 इंटू एक्स, जो यहाँ पर 4x के गुणा में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं और पहले भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि यदि हम इधर कोई संख्या हमें गुणा में दी हुई है और उसे इक्वल से दूसरी तरफ ले जाना है तो वो डिवाइड में बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 4। एक बात ध्यान रखना, यहाँ ऐसा ना करें कि यहाँ 4 जो प्लस में है वो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर प्लस की वैल्यू जब इधर जाएगी तो वो माइनस की होगी। ये डिपेंड करता है यहाँ दिए हुए साइन पर कि यहाँ प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का या सब्ट्रैक्शन का है। अब इसके बाद x का मान हम फिर से लिखेंगे। तो x का मान देखिए 2 से जब दोनों संख्याओं को काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ इसे 2 से काटेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाई 2। तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है जो है हमारा x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से हमने जो पहला समीकरण हल किया है, अब उसके बाद हम दूसरा समीकरण भी हल करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ पर गौर करेंगे, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 थी तो इसलिए इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता था। लेकिन यहाँ x की अधिकतम घात 2 दी हुई है और ये हमारा जो समीकरण है इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पहले मैं तुम्हें हल करके बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि द्विघात समीकरणों के हल करने के और कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज हम जो तरीका काम में लेने वाले हैं उसे कहते हैं गुणनखंड विधि। अब इसके बाद
इस विधि को यहाँ पर काम में लेंगे हम। तो सबसे पहले इस विधि के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ इस सवाल को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस 10 है ये यहीं रहेगा माइनस 10। अब इसके बाद में बीच में जो हमें दिया हुआ है x का जो पद हमें दिया हुआ है चिन्ह के साथ, इसे हम यहाँ लिखेंगे। पहले तो हमने लिखा माइनस 3x, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर, मान लीजिए इसके दो टुकड़े हम a और b कर देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई इस तरह से लिखेंगे a b हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर, जो बराबर हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर के। और दूसरी बात, यदि हम इन दोनों को जोड़ें, फिर से हमने दो टुकड़े किए हैं इनके, यदि हम इन दोनों को फिर से जोड़ें तो ये इसी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर हो जाना चाहिए माइनस 3x के। तो हमें अब a और b के दो टुकड़े करने होंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम माइनस 3x के दो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। हम एक चीज पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, देखिए मल्टीप्लाई में हमारे पास में माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक संख्या इसमें प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, तभी माइनस आ सकता है। तो एक संख्या में माइनस की लेनी होगी और एक प्लस की लेनी होगी। अब उसके बाद दूसरी बात, हमें एक चीज यहाँ ये ध्यान रखें कि यहाँ दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं और उसके बाद भी हमारे पास जोड़ने के बाद माइनस की चीज बच रही है, माइनस का मान बच रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो संख्या हम बड़ी लेने वाले हैं वो माइनस की होगी और जो छोटी लेने वाले हैं वो प्लस की होगी। तो हम दो फैक्टर, यहाँ जो 10 दिया हुआ है, अब ये इस 10 के कुछ ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जिनका अंतर 3 हो और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो देखिए, पहले अगर हम देखें, यहाँ अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ 10 लिखते हैं तो यहाँ 1 आएगा। तो इनमें से हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर 3 नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 3 नहीं है। तो यहाँ पर ये दो ही फैक्टर ऐसे हैं जिनके बीच का अंतर 3 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो इसलिए यहाँ जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी और जो छोटी संख्या होगी वो प्लस की होगी। तो मैं यहाँ ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पर प्लस 2x और माइनस 5x। अब इसके बाद इन दोनों के पेयर बनाएंगे और इधर इन दोनों के पेयर बनाएंगे। तो देखिए अब आगे, अब इसके बाद में यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है। तो x से अब x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस, अब x से 2x में डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ सिर्फ 2। अब उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, दोनों में से जो कॉमन आ सकता है उसे हम कॉमन लेंगे। तो देखिए माइनस तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 5 भी कॉमन लिखेंगे। अब उसके बाद शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज जान लीजिए, यहाँ पहले ब्रैकेट में जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वही हमें दूसरे ब्रैकेट में भी प्राप्त होनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्याएं जो ब्रैकेट के अंदर आने वाली हैं वो दोनों अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब है हमारा किया हुआ जो सवाल है वो गलत है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने फैक्टर किए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो दोनों ही ये संख्याएं हैं वो एक जैसी हों। तो देखिए -5 से इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और उसके बाद -5 से -10 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा +2। तो देखिए x+2 और x+2 दोनों ही जगह पर सेम आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों ही फैक्टर में से ये दो जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो 2 बार जो संख्या लिखी हुई है उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे तो x+2 ये हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी संख्या की बात करें तो ये हो जाएगी x-5, तो लिखेंगे x-5, तो ये हो चुका है। अब हमारे पास में इधर हम देख रहे थे इक्वल टू 0 चल रहा था हमारा, तो यहाँ भी हम वही लिखकर चलेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। तो इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0 होगा। अब एक चीज पर आप ध्यान दें, दो संख्याएं यदि हमें दी हुई हैं और उनमें से उनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा, तभी हमें 0 मल्टीप्लाई में मिल सकता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे,
तो पहले हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख कर देखेंगे और x का मान यहां से निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, यहां लिखेंगे हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 भी 0 हो सकता है, तो इसलिए हम लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहां हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस 5। तो x के अब हमें दो मान प्राप्त हो चुके हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -2, 5। तो x के जो दो शून्यांक थे वो हमारे -2, 5 हो चुके हैं। तो एक चीज पर और आप अच्छे से ध्यान करेंगे कि यदि हमने देखा हो, ध्यान से समझा हो अगर, तो x की अधिकतम घात, यदि x की घात की बात करें तो यहाँ x की घात 1 थी, तो इसलिए उसका 1 मान आया है, x का एक ही शून्यांक हमें प्राप्त हुआ है। x की घात यहाँ 2 है, तो इसलिए यहाँ x के 2 शून्यांक प्राप्त हुए हैं, इसलिए x की अधिकतम घात जितनी होगी हमें उतने ही शून्यांक प्राप्त होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं द्विघाती बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में जो संबंध है वो क्या होता है। तो देखिए हम वही सवाल फिर से लेते हैं। यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके शून्यांक निकालेंगे, तो इसके शून्यांक हम पिछले सवाल में निकाल चुके थे, तो एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x कॉमन लेने पर यह आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर -5 कॉमन लेने पर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 5 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x के जो मान हैं वो हो जाएंगे -2, 5। तो हमने दोनों ही मान निकाल दिए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ ध्यान देंगे। देखिए मानो जो इसके शून्यांक हैं वो हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण की हम बात करने वाले हैं। द्विघात समीकरण में जो शून्यांक होंगे वो भी दो होंगे, तो पहले को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा। तो शून्यांकों का जो योग है वो इस पर आधारित होता है कि शून्यांकों का योग हम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होना चाहिए माइनस, हम पहले से लगा के रखेंगे तो x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या होता है? x का गुणांक होता है b, माइनस बाहर रहेगा, और बटे में होगा x² का गुणांक जो होता है a। तो यहां पर दोनों शून्यांकों का जो योग है वो इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए, और उसके बाद शून्यांकों को जब गुणनफल करते हैं तो वो होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद को हम लिखते हैं c और x² का गुणांक होता है हमारा a। तो हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले योग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 5 बराबर। तो देखिए हमने पहले सीधा ही लिख दिया है -2 प्लस 5, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फा जो है वो -2 हो सकता है और बीटा को मान सकते हैं 5। तो इसके बाद अब हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा -2 प्लस 5, और यहाँ पर -2 प्लस 5 के बाद हम लिखेंगे -b अपॉन में a। तो -b क्या होगा? -b हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद -3 बटे, और उसके बाद a का मान लिखेंगे। x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 बराबर, और ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए LHS और RHS आ चुके हैं। तो यहाँ पर शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कैसे निकलेगा? तो देखिए अब हम इनका गुणा करते हैं, तो -2 गुणा 5 करेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए? c बटे a के। तो यहाँ c का मान देखेंगे, यहाँ ये a का मान होता है, ये b का और ये c का, तो ये है -10। तो इसे मैं लिखूंगा -10। अब उसके बाद बटे a करना है। a का मान यहाँ पर हमने देखा समीकरण में पहले से ही कुछ नहीं था, तो इस वजह से a 1 रहेगा। अब यहाँ इसे लिख देंगे हम 5 का गुणा जब 2 से करना है तो 5 दूनी 10, और ये -7 आएगा, तो -10 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ये -10 है। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS फिर से इक्वल हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस समीकरण को हल करने के बाद जो हमने इसके शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं, और इस तरह से हम इनकी जांच भी कर सकते हैं। अगर हमसे सीधा ही पूछा जाए कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो वो हम यहाँ सीधा ही अनुपात का उपयोग करके इन्हें निकाल सकते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाता है -b बटे a, और ये होता है c बटे a। तो यहाँ जरूर से ध्यान रखें।
देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 5x माइनस 2 दिया हुआ है। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके हम कुछ ऐसे फैक्टर करते हैं जिससे हमें जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 3 दूनी 6 के बराबर प्राप्त हो जाए। तो हमें -6 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x², उसके बाद प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें -6x² प्राप्त होगा और जोड़ने पर प्लस के 5x मिलेंगे। तब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 3x ब्रैकेट स्टार्ट, 3x से इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस, और यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचता है सिर्फ 2। उसके बाद -1 यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, जिसकी वजह से -1 कॉमन लेने से दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 ही हमें ब्रैकेट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसे आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर, जैसा कि आपने बताया था कि 3x माइनस 1 या फिर x प्लस 2, इन दोनों में से कोई भी एक जो ब्रैकेट है वो 0 के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का मान निकालने के लिए जो -1 है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1, और जो 3x था, 3 इसके x के गुणा में था, तो इधर जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर 1/3 हो जाएगा। ये एक x का मान हमें निकल चुका है। दूसरा निकालेंगे हम यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब इधर भी हमें ये मान प्राप्त हो चुका है। तो जैसा कि हमें शून्यांकों का योग निकालना था, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। यदि हम दोनों शून्यांकों का योग निकालते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फा बराबर, यदि 1/3 है और बीटा की बात करें, यदि बीटा बराबर -2 है, तो इनका शून्यांकों का योग क्या होगा। तो देखिए, तो हम करते हैं शून्यांकों का योग निकालने के लिए दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो 1/3 प्लस, और इधर ये माइनस की वैल्यू है जोड़ने पर, तो यहाँ -2 लिखूंगा मैं ब्रैकेट में, उधर बराबर होगा। शून्यांकों का योग होता है -b/a के बराबर। तो -b हो जाएगा, यहाँ से b हम लिखेंगे 5, इससे पहले माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अपॉन, और यहाँ पर a के लिए हम यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसे हल करते हैं। इसे हल करने पर देखिए, ये तो चिन्ह जो है प्लस का चिन्ह माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 1/3 -2। अब उसके बाद जब इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेने के बाद हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3 से 3 में भाग देने पर एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 1 मानेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3, और 3 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, और इसमें भी ये ऐसा ही रहेगा -5/3। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 1 -6/3, तो 1 -6/3 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें -5/3, और ये भी इसके बराबर हो जाएगा -5/3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ चुके हैं। अब बात करते हैं अगले की, शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना होगा। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 गुणा -2, जो बराबर हो जाना चाहिए था किसके, c/a के। तो c का मान लिखेंगे -2 है यहाँ से, -2/a का मान है यहाँ से 3। तो अब इसके बाद इन्हें हल करते हैं, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि -2 का गुणा 1 से करने पर -2/3 बराबर होगा -2/3 यहाँ भी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं LHS और RHS दोनों ही इक्वल हैं। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं इससे आगे के टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में। थैंक यू।